हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस प्यारी सी क्लास में हम स्टडी करेंगे बाल विकास के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जो 15 क्वेश्चन है बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो गाइज वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस, गैंग एज। ऑप्शन है बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था या फिर किशोर अवस्था। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? किशोर अवस्था। ध्यान देना, किशोर अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। देखिए इस अवस्था में किसी समूह का सदस्य होते हुए भी किशोर केवल 1 या 2 बालकों से अपना घनिष्ठ संबंध रखता है, और कैसे, जो कि उसके परम मित्र होते हैं और जिनसे वह अपनी समस्याओं को बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, किशोर अवस्था। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? देखिए व्यक्तिगत कारक नहीं है, ध्यान देना। ऑप्शन है मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग या फिर बुद्धि। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्र मंडली, ऑप्शन ए। देखिए किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, व्यक्तिगत कारक, उसका स्वास्थ्य, संवेग तथा बुद्धि है। लेकिन बच्चे की मित्र मंडली सामूहिक कारक के अंतर्गत आता है, जो उसके सामाजिक विकास में सहायक होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम है? देखिए प्रमुख नियम, ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध नियम। 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? अनियमित विकास का नियम। ध्यान देना दोस्तों, क्या होता है, अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य की शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है, बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है और पुनः किशोर अवस्था में विकास तीव्रतम गति से होता है। ध्यान देना, शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर विकास के सिद्धांत के अनुसार होता है। ध्यान देना, सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन वी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन है सहशैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, पाठ्यक्रम को दोहराना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना या फिर रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। तो विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सहशैक्षिक गतिविधियों जैसे कि खेल, कला, शिल्प, संगीत आदि का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना एवं रुचियों की भिन्नता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। क्या होता है, इससे विद्यार्थियों में स्फूर्ति बनी रहती है तथा उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार अधिकतम स्तर तथा विकास होता है। जबकि पाठ्यक्रम को दोहराना जानकारी के स्तर को बढ़ाने में सहायक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्लियर? हमारा राइट आंसर ऑप्शन वी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से किस एक के अनुसार होता है? ऑप्शन है वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है,
वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, या फिर वंशानुक्रम गुणित वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्या है? वंशानुक्रम गुणित वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। देखिए, व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतरक्रिया से ही निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजीकरण है, समाजीकरण ऑप्शन है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या फिर समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही समाजीकरण है। अर्थात देखिए, समाजीकरण वह प्रविधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। थार्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? ऑप्शन है व्यवहारिकता का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। गाइस, थार्नडाइक एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, अतः इनके सिद्धांत को व्यवहारिकता का सिद्धांत के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, व्यवहारिकता का सिद्धांत के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहारिकता का सिद्धांत। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र क्या प्राप्त करें या किसमें सहायक हों? ऑप्शन है किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, या फिर ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाना चाहिए। क्या है? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन। ऑप्शन है स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, या फिर गैने। गाइस, हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, स्पीयरमैन। देखिए, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया। ठीक है, 1904 में किया था। और स्पीयरमैन का मानना है कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बना है। पहला कारक क्या है? सामान्य योग्यता कारक, और दूसरा है विशिष्ट योग्यता कारक। ये दो कारक हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पीयरमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का। ऑप्शन है मिलनसार, नेतृत्व शक्ति, आक्रामक स्वभाव, या फिर द्विवा स्वप्न देखने वाला। 4 ऑप्शन है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? द्विवा स्वप्न देखने वाला। देखिए, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लक्षण कौन कौन से हैं? मिलनसार, नेतृत्व शक्ति, आक्रामक स्वभाव, और चौथा है अभिव्यक्ति की क्षमता आदि। जबकि द्विवासन देखने वाला बालक अंतर्मुखी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन
पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। ऑप्शन है बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गाइस। गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, क्या है? बुद्धि की संरचनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। देखिए, इन्होंने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया और गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन को गैर परंपरागत चिंतन कहा, जो नवीन ढंग से सोचने तथा सृजनशीलता को इंगित करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सृजनात्मकता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? ऑप्शन है वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह। तो गाइस, जब किसी संस्था या कक्षा में लिंग के आधार पर किसी एक वर्ग को वरीयता दी जाती है तो इसे लैंगिक पूर्वाग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब? कब संभव है? ऑप्शन दिए गए हैं 4। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम प्रोत्साहित करने के लिए उनकी आवश्यकताओं, रुचियों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित मुद्दों, उनकी भाषा, उनके पूर्व अनुभव आदि को पाठ्य चर्चा संबंधी अनुभव के साथ सम्मिलित करना चाहिए। तो देखिए, हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्या दिया गया है कि विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्य चर्चा संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करें। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं। कौन सी विधियां हैं? ऑप्शन है परिमाणात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि। ध्यान देना, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए कई विधियों द्वारा किया जाता है। इनमें परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि का प्रयोग मूल्यांकन करने के लिए प्रयोगशाला में किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है? निबंधात्मक प्रश्नों के लिए ऑप्शन है न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें, न्यूटन के गति की तीनों नियमों की व्याख्या करें, न्यूटन के गति का नियम क्या है, या फिर न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। देखिए, निबंधात्मक लेख में किसी विषय वस्तु पर एक समग्र सारांश होता है जिसमें उस विषय वस्तु की समस्त बातें निहित होती हैं। तो न्यूटन की गति के सिद्धांत पर नोट या फिर निबंधात्मक सारांश लिखना निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्या है? न्यूटन के गति के नियम पर एक लेख लिखें। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस, आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट IMP क्वेश्चन थे। गाइस, यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।